बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब मुबैना तौर पे इमरान ख़ान साहब को ताहयात नाअहली से बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। ठीक, मैं बड़े मोहतात अंदाज में कहा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं एक केस की समाअत में। वो मैं आपको बताता हूँ, तफसील से बताता हूँ और ये मैंने क्यों कहा और क्यों ये तासुर जन्म ले रहा है, बल्कि जन्म ले चुका है कि वो इमरान ख़ान साहब को बचाने के लिए मैदान में आ चुके हैं। ठीक, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला के फजल व करम से, आपके तामुन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तो ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ नुमाया है, आप इस पर रब्ता कीजिए, तरीक़ाकार मालूम कीजिए और इस कार खैर में हिस्सा ज़रूर डालिए। बहुत नवाजिश। तो आज फैसल वोडा साहब के केस की समाअत हो रही थी, जो फैसल वोडा साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहल किया। 62(1)F आइन का जो आर्टिकल है ना, 62(1)F, उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था। और फिर वो गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी नहीं सुनी, वहाँ भी उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई। फिर वो गए सुप्रीम कोर्ट। उस केस की समाअत थी चीफ जस्टिस साहब की ज़ेर सरबराही 3 रुकनी बेंच। तो उसमें एक चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि ये जो 62(1)F है ना, ये ड्रैकोनियन लॉ है। ठीक है, ड्रैकोनियन लॉ यानी काला कानून है। वो ड्रैको था ना, ये ज़रा बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। ड्रैको ये कोई 7वीं सेंचुरी में कदीम यूनान का पहला लेजिस्लेटर, पहला कानून लिखने वाला, पहला आइन लिखने वाला, उसको मुख्तलिफ सिटी स्टेट्स ने, यूनान में सिटी स्टेट्स होती थी ना ग्रीस में, ठीक है, उसको मुख्तलिफ सिटी स्टेट्स के लोगों ने रिक्वेस्ट की ड्रैको को कि आप कानून लिखो, आप आइन लिखो। उसने वो हरकत की, वो हार्श कानून लिखा, इतना सख्त कानून लिखा, इंसानी हुकूक को पामाल कर दिया और इतना एक मार्शल लॉ टाइप का उसने आइन लिखा। तो उसका नाम था ड्रैको। वहाँ से उसने जो लॉ बनाया उसको कहते हैं ड्रैकोनियन लॉ। है, समझ आ गई? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा कि जी ये जो 62(1)F है, ये ड्रैकोनियन लॉ है, यानी काला कानून है, बहुत सख्त कानून है। तो इसका मतलब ये है कि इसको नहीं होना चाहिए। सर यही तो कह रहे थे उस वक़्त सब मिल के, जनाब नीला पीला काला सफ़ेद सारे छलांगे लगा रहे थे जब नवाज शरीफ को इसी कानून के तहत कैसा कैसा मुकाफात अमल सामने आ रहा है, कैसी कैसी तारीख़ का पहिया कितना जल्द घूमता है। इंसान को पता नहीं चलता, या इंसान समझता नहीं या समझना चाहता नहीं। लेकिन जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया 62(1)F के तहत, ठीक है, उस वक़्त सारे चीख रहे थे ये अप्लाई ना करें, ये इस तरह से सियासतदान को नाअहल ना करें, ये ना कर। अच्छा, किया गया? नवाज शरीफ ने अपनी दौलत नहीं छुपाई। भाई ऐसा हो ना कि कोई दौलत छुपाई हो और कागज़ों में ज़ाहिर ना की हो, कोई डिग्री कागज़ों में ज़ाहिर ना की हो, कोई जायदाद कागज़ों में ज़ाहिर ना की हो। नहीं, अपने बेटे से वो तनख्वाह जो ले सकते थे लेकिन ली नहीं। अब आप अंदाज़ा तो कीजिए, ख्याली तनख्वाह उन्होंने बेटे से ली ही नहीं, लेकिन भाई वो ले तो सकते थे लेकिन उन्होंने ली नहीं। अब आइन और कानून में तो कोई गुंजाइश थी नहीं इसकी, लगाएं तो किधर लगाएं? उन्होंने कहा जी वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकालो। ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाली गई, यानी नवाज शरीफ को वो सज़ा दी गई जिस सज़ा की तस्दीक कानून और आइन से भी नहीं हो सकती थी। ब्लैक लॉ डिक्शनरी से इसकी डेफिनेशन निकाली गई और उन पे थोप दी गई, लो जी आप नाअहल हो गए। ठीक, और ज़ाहिर है फैसल वोडा साहब ने तो फिर पूरी की पूरी नेशनलिटी छुपाई। ये केस बेसिकली क्या था? ये केस था फैसल वोडा साहब ने, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे ना कौमी असम्बली का 2018 में, तो जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी यहाँ जमा करवाए इलेक्शन कमीशन में,
तो उस वक़्त उनकी ड्यूल नेशनलिटी थी, यानी उनकी दोहरी शरीयत थी, अमेरिका की शरीयत भी थी और पाकिस्तान की शरीयत भी थी। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप दोहरी शरीयत के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यानी कौमी असम्बली का, सेनेट का मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है, दोहरी शरीयत के साथ। तो अब बात यह है, उस वक़्त उनकी दोहरी शरीयत थी, गो कि उन्होंने कहते हैं कि जमा करवा दिया था कि जी मेरी शरीयत ख़त्म की जाए, लेकिन उस वक्त तक उसकी शरीयत ख़त्म नहीं हुई थी। जिस दिन उसके कागजात नामजदगी जमा हुए थे, उन्होंने हल्फनामा जमा कराया था, साथ एक एफिडेविट भी देना पड़ता है ना कि मेरी कोई दोहरी शरीयत नहीं है। उस वक्त तक अमरीकी कौंसलेट ने उनकी शरीयत ख़त्म नहीं की थी। उस वक़्त भी वो अमेरिका के नेशनल थे, पाकिस्तान के भी नेशनल थे, दोनों मुल्कों के शहरी थे। इस वजह से फ़खर दुरानी साहब की स्टोरी आई थी दी न्यूज़ में भी, जंग में भी, और उन्होंने कहा कि ये तो डबल इनके पास शरीयत थी, तो ये कैसे इन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए। जब जमा करवाए तो साथ एफिडेविट भी जमा करवाया, वो हल्फनामा होता है तो हल्फनामा इन्होंने झूठा जमा करवाया। फिर ये तो शोर उठ गया, फिर वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक और इलेक्शन कमीशन। तो इस बुनियाद पर फैसल वोडा साहब नाअहल हो गए। जब नाअहल हो गए, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल किया, तो ज़ाहिर नाअहली तो 62(1)F के तहत हुई, ताहयात हुई। फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, उधर उनकी न सुनी गई। अब वो गए हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट में। अब चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि ये जो 62(1)F है ना, ताहयात नाअहली वाला, ये काला कानून है। सर उस वक़्त जब नवाज शरीफ को किया जा रहा था, उस वक़्त तो ये सफ़ेद कानून था। उस वक़्त इमरान नियाज़ी साहब अपने टीवी इंटरव्यूज़ में कह रहे थे कि बड़ा अच्छा कानून है, ये होना चाहिए। तो किसी ने आगे से पूछा, गालिबन हामिद मीर साहब थे, हाँ मेरा ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि जी इसकी ज़द में कभी आप भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा मैं आ जाऊँ, कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना। ये इस कानून को ख़त्म नहीं होना चाहिए, इस आर्टिकल को, इस शिक को ख़त्म नहीं होना चाहिए। आइन की 62(1)F रहनी चाहिए, 62-63 दोनों रहने चाहिए। समझ आ गई है। आज वही 62(1)F की तलवार उनके सर पे लटक रही है, और वो तोशा खाना जिसका उन्होंने सफाया किया है, पूरा झाड़ू दिया है, कोई जितने भी गिफ्ट आए एक भी नहीं छोड़ा, सारे बेच के खा गए। लेकिन जो बेच के पैसा खा गए, उस पैसे को उन्होंने वहाँ नहीं लिखा। वहाँ पर उन्होंने अपने जो रिटर्न फाइल करने होते हैं ना सालाना, उनमें उन्होंने शो ही नहीं किया कि मेरे पास कितना पैसा आया। अब समझ आ गया आपको। वो तो थी ना कि बेटे से तनख्वाह बनती थी लेकिन ली नहीं, ये ख्याली तनख्वाह। ख्याली तनख्वाह को कागज़ों में न लिखो तो 3 दफ़ा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नाअहल, और यहाँ करोड़ों रुपए खाए, पिंकी पीरनी को खिलाए, ठीक है ना, फरा गोगी को खिलाए, करोड़ों रुपए वो कागज़ों में नहीं लिखे। अब क्या होगा? अब तो सीधा सीधा केस है, 2 + 2 4। इसमें तो किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इसमें तो खान साहब पक्के पक्के नाअहल होते हैं। खान साहब का दूसरा बेटी वाला केस भी है, टेरियन वाइट वाला, उसमें भी गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। अभी तो फॉरेन फंडिंग वाला भी शुरू नहीं हुआ, उसमें भी गड़बड़ ज़्यादा है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग वाले में भी हल्फनामा खान साहब झूठा जमा कराते रहे हैं। 1 नहीं 5 साल तक जमा कराते रहे, आगे भी जमा कराते रहे हैं। तो खान साहब के लिए मामलात तो बहुत गड़बड़ हैं। अब जनाब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान वो मुबैना तौर पे खान साहब को बचाने के लिए आ गए हैं, और उन्होंने कहा ये काला कानून है। भाई उस वक़्त किसी को नहीं नज़र आ रहा था, बिल्कुल हम भी मानते हैं ये काला कानून है। उस वक़्त जितने लोग नाअहल हो गए, इससे पहले भी हो गए और ताहयात हो गए, और 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, इसी काले कानून को आपने उन पे लगा दिया और वो नाअहल हो गया और ताहयात नाअहल हो गया। हालत ये है कि जब उनको ताहयात नाअहल किया गया, उसके बाद कहा गया कि ये पार्टी के सदर हैं, इसलिए ये सदर भी नहीं रह सकते, इससे ये भी वापस लो। वो ले लिया गया वापस। उसी पार्टी के सदर ने सेनेट का टिकट साइन करके अपने लोगों को दिया हुआ था। बाबर रहमते ने कहा भाई वो जो टिकट साइन किया है वो तो इस सदर ने दिया है, ये सदर पहले ही नाअहल हो चुका था, लिहाजा अब वो सेनेट वाले आज़ाद होंगे।
मामला ये था, मेलाफाइड इंटेंशन थी, बदनीयती थी कि किसी तरीके से वो आज़ाद हो जाएं ताकि कल कलां को हम उन्हें जिधर मोड़ना चाहें मोड़ दें, आपको पता है। और ऐसा ही हुआ, उन्हीं में से एक दिलावर खान ग्रुप बना और 5-6 लोग उनके साथ टूर पड़े, और वही जनाब जो 5-6 लोग उनके साथ टूर पड़े, यानी उसके पीछे पीछे चल पड़े, तो फिर इसका मतलब ये है कि उन दिलावर खान ग्रुप जिधर भी जाता, वो जिधर भी उनको कंट्रोल टावर मोड़ता रहा उधर ही मुड़ता रहा वो। और आपको पता है कि अल्लाह बख्शे हासिल बजंजो साहब को, वो जब ये इनके उस वक़्त ये पोजीशन में थे सारे, जब उठे तो 64 थे, जब निकले तो 50 थे, तो फिर यही बात होती है ना। तो इसी वजह से उनको आज़ाद डिक्लेयर करा दिया गया। खैर से अब ये देखें कि उनके लोगों को इलेक्शन से चंद रोज़ पहले उनको कहा गया इनका टिकट वापस करो, नून लीग के टिकट उन्होंने वापस किए, ये जनूबी पंजाब से, आपको याद होगा। अब उनके पास चॉइस ही कोई नहीं कि जनाब हम किसको टिकट दें, अब तो वो वक्त ही ख़त्म हो गया है। उनको कहा जी इनको आज़ाद कर दो, वो आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, ठीक है। उनके साथ तो क्या क्या नहीं हुआ उस वक़्त, तो ये था। अब जनाब चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि ये जो कानून है ये बड़ा काला कानून है। इलेक्शन कमीशन को तहकीकात का अख्तियार तो है, लेकिन अगर बिल फ़र्ज़ उसको ख़त्म भी कर देते हैं कि ताहयात नाअहली ये जो इलेक्शन कमीशन की है, मामला तो उधर ही रहेगा। मामला से मुराद ये है, सीधी सीधी बात है भाई, अगर ये फैसल वोडा का वो उनको रिलीफ दे देते हैं तो इमरान खान का केस तो इलेक्शन कमीशन में है। अब इलेक्शन कमीशन में जब इमरान खान का केस है और इमरान खान नाअहल हो गए, तो वहाँ से तो केस जाते जाते फिर उधर पता नहीं कितना टाइम लगता है, और फिर मामला वहीं पे होगा। तो फिर मामला तो बड़े गड़बड़ होंगे कि नवाज शरीफ के साथ ये किया तो इमरान खान के साथ ये। तो अब चीफ जस्टिस साहब को वो ड्रैकोनियन लॉ लगने लग गया है, वो काला कानून लगने लग गया है। साथ ही एक और भी रिमार्क्स फरमाए, और वो रिमार्क्स ये दिए चीफ जस्टिस साहब ने कि इसको भी देखना पड़ेगा कि ताहयात नाअहली का अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है या नहीं है। इंडिया वालों के पास तो है, यहाँ इसके पास क्यों नहीं है? इलेक्शन कमीशन के पास अपना अख्तियार है, वो क्यों नहीं है? इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, और जब एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट हो जाते हैं, भाई यही कहा था ना नवाज शरीफ साहब के वक्त, उस वक़्त ढूंढ ढूंढ के ना उनकी जायदाद पकड़ी गई जो उन्होंने जाहिर न की हो, ना उनके पैसे पकड़े गए जो उन्होंने जाहिर न की हो, ना दौलत पकड़ी गई, ना डिग्री पकड़ी गई। पकड़ा गया वो इकामा या वो बेटे से ना लेने वाली तनख्वाह जो बेटे से ले तो सकते थे लेकिन उन्होंने ली नहीं। ख्याली तनख्वाह पे 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया, और फिर उसके बाद उनका केस नीचे भिजवा दिया। तो हम तो उस वक़्त भी कह रहे थे सर ये काला कानून है और इसको बदल दें, और इसको इस तरीके से, और पार्लियामेंट को भी, और पार्लियामेंट हालांकि आप खुद अपना शाहिद खकान अब्बासी साहब उनके पास मेजॉरिटी थी, उस वक़्त भी वो बदल सकते थे। जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया तो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी उनकी जमात के पास, वो बदल सकते थे। शाहिद खकान अब्बासी साहब कहते हैं मैं नैब का लॉ भी बदलने चाह रहा था और लाज भी, मुझे बाब रहमते ने वाज़े पैगाम भिजवाया कि अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसको नल एंड वाइड करार दे दूँगा। सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन को, पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को, यानी कौमी असम्बली के पास किया हुआ कानून को, पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और सेनेट के पास किए हुए कानून को, उसको बाबा रहमता कह रहा था मैं नल एंड वाइड करार दे दूंगा। पाकिस्तान अब तक ऐसे लोगों की बदबख्ती की सज़ा भुगत रहा है, ऐसे लोगों के काले करतूतों की सज़ा भुगत रहा है। जिन लोगों ने काले करतूत, जिन लोगों ने ये किया ना इस तरीके से, और अपने काले करतूतों की वजह से उनकी सज़ा भुगत रहा है। चीफ जस्टिस साहब मैं माज़रत के साथ ये कहूँगा, इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा, मैं नहीं कह रहा, इनको अपने जजेस, वहाँ कितनी पोलराइजेशन हो चुकी है, चाहे वो जस्टिस काजी फायजीसा साहब हों, चाहे वो जस्टिस सरदार तारिक साहब हों, चाहे वो और बार के नुमाइंदे हों, चाहे कोई और अटॉर्नी जनरल हो, कुछ भी हो,
खुद इनके अपने जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं सर आपने फलां फलां जगहों पर आइन और कानून के बरखिलाफ काम किया है, मनाफी काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं। ये अभी की बात है कि अभी जब ये इसका जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था, किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा, खुद जजेस ने खत लिखा। अभी किसने कहा था? ये जजेस ने खत लिखा कि आप क्यों सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, आप क्यों खाली असामियों को पुर नहीं कर रहे। ये अभी जब रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस साहब ने, ये कि इसलिए वज़ीर कानून ने और अटॉर्नी जनरल ने मुझे वोट नहीं दिया कि मैंने उनका वो पंजाब असम्बली के वो जो है उनको फुल कोर्ट नहीं बनाया और उनका पंजाब गवर्नमेंट वाला उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। अभी कितनी बड़ी बात है, जस्टिस काजी फैज़ीसा ने भी कह दिया कि जी आपने ये ठीक नहीं किया, ख़त लिख के कह दिया। तो भाई ये है वो सूरत हाल। अब चूँकि इमरान नियाज़ी के सर पर तलवार लटक रही है नाअहली की, अब बहुत सारे उन्हें बचाने के लिए सामने आ रहे हैं। अब देखिए कि क्या होता है। बहुत मतलब वही वाली बात है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वही है ना। ठीक, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।